हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। तो शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है हैलो अल्केन्स के बारे में कि हैलो अल्केन्स में हैलोजन एटम्स तो होते ही हैं, साथ साथ जो कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ठीक है। अगर हैलो एरीन की बात करें तो वो कंटेन करेगा हैलोजन एटम और उस कार्बन से अटैच होगा जो कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे क्लोरमफेनिकोल इज़ अ क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक जो कि टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि थायरॉक्सिन जो है हार्मोन है जो कि आयोडीन कंटेन करता है और ये यूज़ किया जाता है जब डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की बॉडी में और गॉइटर नाम की डिजीज़ होती है। Next is chloroquine is a synthetic halogen compound, means it is man-made and it is used for the treatment of malaria. Next is a very important point given in NCERT जो कि बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, वो है कि हेलोथेन। हेलोथेन इज़ अ कंपाउंड यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। आई होप ये एक नया पॉइंट होगा जो कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी अगर नहीं रीडिंग करते हैं तो ये उनसे मिस आउट हो जाता है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि कुछ जो कि फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं सर्जरी में। जब आप सर्जरी मतलब आगे डॉक्टर्स करते हैं और ब्लड की अगर शॉर्टेज है तो पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट जो है वो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हैलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हैलोजन आइटम्स कितने हैं उसके बेसिस पे मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे एक कार्बन या एक आर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है या अटैच्ड है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है अगर वो दो अलग अलग कार्बन से एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ तो वो सेकेंडरी हो गया, और ऐसे अगर 3 ग्रुप हुए तो वो टर्शरी हो जाएगा। और एलाइल हैलाइड में जो कि हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एक और कार्बन होना चाहिए। ठीक है। और उस पर अगर हैलोजन ग्रुप है जुड़ा हुआ तो वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं करा है बट फिर भी मैं बात करूँ विनाइल हैलाइड की, तो जो डबल बॉन्ड है अगर उससे ही डायरेक्टली उसी कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और बेंजाइलिक हैलाइड तो सबको पता ही है कि जो बेंजीन ग्रुप है उस पर अगर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और वहाँ पे अगर हैलोजन जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है टैबलेटेड फॉर्म में टेबल में, जिसको कि मैंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हैलोजन एटम की साइज़ इंक्रीज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें बॉन्ड लेंथ तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे जैसे हैलोजन बढ़ रहा है, हैलोजन की साइज़ बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो सिंपल ऑर्डर हो जाता है कि CH3I की सबसे ज़्यादा साइज़ होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि CX बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें तो अगर हम जानते हैं कि CH3I का बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा है तो उसको हमें तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और CH3F की बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए CX बॉन्ड एंथैल्पी CH3F की ज़्यादा हो जाती है और CH3I की सबसे कम हो जाती है, फॉलोइंग द ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा ऑर्डर है, बस इसको ध्यान रखना है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है कि CH3L की डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होती है ड्यू टू द चार्ज एंड पोलराइजिंग नेचर। ठीक है। तो CH3Cl की सबसे ज़्यादा होगी, फिर CH3F, फिर CH3Br और सबसे कम CH3I। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि थायोनिल क्लोराइड को क्यों प्रेफर करते हैं हम अगर हमें हैलो अल्केन बनाना है अल्कोहल से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि थायोनिल क्लोराइड जब हम प्रेफर करते हैं और अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाते हैं तो उसमें 2 गैसेस बनती हैं, SO2 और HCl। ठीक है। तो अब यहाँ पे होता ये है कि अब वो तो गैसेज हैं वो तो एलिमिनेट हो जाएंगी तो हमें प्योर अल्किल हैलाइड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आगे बढ़ें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है कि अल्कोहल अगर हैलो एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएं
या फिर लुकास रिएजेंट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 होता है, तो अगर उसके साथ हम रिएक्ट कराएं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल्स का क्या होता है? उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जब हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज़्म, तो उसमें दिया है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कार्बोकैटायन जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्शरी वाले में अगर हम देखें तो 3 R ग्रुप जुड़े हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा लुकास रिएजेंट से, और तुरंत ही आपको विद इन सेकेंड्स टर्बिडिटी प्रोवाइड कर देगा। और उसके जस्ट अपोजिट प्राइमरी अल्कोहल जो है वो विद इन 20 से 25 मिनट टर्बिडिटी प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हैलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कुछ अल्कोहल से हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कि अगर हम सिंपल ROH एक अल्कोहल लेते हैं, उसको HCl जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहेगा और ZnCl2 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो सिंपल सा यहाँ पे तो मैंने दिखा रखा है कि हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और RCl बन जाएगा और H2O एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ तो सिंपल R लिख रखा है, अगर सेकेंडरी हुआ, टर्शरी हुआ या मतलब आइसोमेरिक फॉर्म हुआ अगर उस कार्बन चेन का, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रीअरेंजमेंट ज़रूर कराना है। और रीअरेंजमेंट होने के बाद सबसे जो स्टेबल फॉर्म होगा उस पर ही जाके हैलाइड वहाँ पे जुड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ROH का हम रिएक्शन कराते हैं NaBr और H2SO4 से, तो R और मतलब हैलाइड तो हैलो अल्केन तो बन ही जाएगा RBr। उसके साथ हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है वो है कि उसका जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसको भी एलिमिनेट करके पूछ लेते हैं कि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि NaHSO4 साइड और H2O साइड प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ROH का रिएक्शन हम PX3 के साथ कराएं और PX5 के साथ कराएं तो रेस्पेक्टिवली क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये क्वेश्चन 2024 के नीट में आ भी चुका है। तो ROH का जब हम रिएक्शन PX3 के साथ कराते हैं तो हैलो अल्केन तो बनता ही है, साथ साथ साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है। और ROH का जब रिएक्शन PX5 के साथ कराते हैं तो हैलो अल्केन बनने के साथ साथ POX3 का फॉर्मेशन होता है और HCl बनता है। नेक्स्ट इज़ ROH का जब हम रिएक्शन रेड फॉस्फोरस मतलब रेड फॉस्फोरस के साथ साथ X2 का जब कराते हैं तो हैलो अल्केन हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ROH का जब हम रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 के साथ कराते हैं तो सिंपल सी रिएक्शन है कि हैलो अल्केन बनेगा और SO2 और HCl गैसेस बनेंगे जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लिख रखा है NCERT में कि ये सारे एबव मेथड्स ही हम क्यों नहीं मतलब अप्रोप्रिएट हैं और प्रेफर करते हैं अगर हमें एरिल हैलाइड भी बनाने हैं तो उसका सिंपल सा रीज़न NCERT में नोटेड डाउन है कि क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में मतलब जो फिनॉल्स हैं उनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने की वजह से, और वहाँ एलिमिनेट नहीं कर सकते उसको। इसलिए हम इन सभी ऊपर के मेथड्स को एरिल हैलाइड के लिए प्रीफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हम कैसे हैलो अल्केन बनाते हैं। तो सिंपल अगर हम एक एल्केन की चेन लेते हैं उसको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के मेथड से अगर जैसे उस पर Cl2 का हम रिएक्शन करा रहे हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट से, तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, आप देख पा रहे हो, है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो एक एल्कीन है, एल्कीन पे अगर HX का हम रिएक्शन करा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से ही जो हैलोजन का है वो एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव एडेंडम है अटैकिंग रिएजेंट का वो उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि एल्कीन पे अगर Br2 का CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें विसिनल डाइब्रोमाइड देखने को मिलता है। विसिनल क्या होता है कि अगर 2 अलग अलग कार्बन से जो हैलोजन है वो जुड़े हुए हैं तो वो विसिनल हैलाइड हो गया, और अगर सेम कार्बन से ही 2 हैलाइड जुड़े हुए हैं तो वो जेमिनल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हैलोजन एक्सचेंज से हम हैलो अल्केन कैसे बना सकते हैं, ये भी NCERT में मेंशन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या करते हैं कि हम एक RX का जैसे जो कंपाउंड है उसको NaI और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड देखने को मिलता है, ठीक है। और NaX जो है वो एलिमिनेट हुआ। वो क्या करता है कि जब ड्राई एसीटोन लेते हैं हम, इसमें कोई भी वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर अगर हुआ तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा।
तो ड्राई एसीटोन का फ़ायदा ये है कि पीपीटी बनाता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे NaX अगर पीपीटी हो गया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हुआ एक तरीके से, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करेगा, है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से, तो इसलिए ड्राई एसीटोन यहाँ पे मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ स्वार्ट्स रिएक्शन। उसमें RX का अगर हम किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे AgF है, Hg2F2 है, COF2 है या SbF3, ये सारे रिएजेंट्स NCERT में दे रखे हैं, तो ये ज़रूर से याद होने चाहिए, ठीक है। तो उनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें RF देखने को मिलता है विथ सम मेटेलिक हैलाइड्स। सॉरी फॉर द ऑटो फोकस ऑफ कैमरा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अब ये इतने सारे प्रिपरेशंस हेलो अल्केन के दे रखे थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। हाइड्रोकार्बन से हम हेलोएरीन कैसे बना सकते हैं? तो जो मेथड इन्वॉल्व होता है या मैकेनिज्म, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो अब इसमें जैसे बेंजीन है, उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा रखा है और हमने X2 की रिएक्शन कराई, आयरन लिया और डार्क में Fe डार्क, ये इसका जो कंडीशन है वो है, ठीक है। तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और ऑर्थो और पैरा ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आराम से सेपरेट किए जा सकते हैं क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इस मेथड से हम फ्लोरो कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी जो फ्लोरीन की है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं ये वाली, तो वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, तो वहाँ पे एक प्रेजेंस चाहिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जैसे HNO3 हो गया, HiO4 हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जब इस रिएक्शन में फर्दर HI जो बनता है तो उसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या कहती है कि एक हमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन चाहिए, ठीक है। उसको हम जब कोल्ड, मतलब वो कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के प्रेजेंस में अगर सोडियम नाइट्राइट के साथ हम रिएक्शन कराएं तो डाइजोनियम सॉल्ट देती है। अब जैसे कि हम देख रहे थे कहाँ थे, सैंडमेयर रिएक्शन पे, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का जब रिएक्शन अगर हम सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें एक डाइजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा, और उसकी रिएक्शन जब क्यूप्रस हैलाइड से होती है तो हमें हेलोएरीन मिलता है, ठीक है। रिएक्शन वाइज अगर देखें तो NH2 बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए और उसकी रिएक्शन है NaNO2+HX। टेम्परेचर लिख रखा है NCERT में 273 से 278 केल्विन, ठीक है। हमें N2+X- के साथ इस तरीके का बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, उसकी रिएक्शन Cu2X2 से कराएंगे, हेलोएरीन मिलेगा, और इम्पोर्टेंटली यहाँ पे N2 गैस निकल रही है, ठीक है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, अगर हमें आयोडोबेंजीन अगर ऑब्टेन करना है तो उसकी रिएक्शन केवल KI से अगर कराते हैं तो भी हमें आयोडोबेंजीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन और प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करें और सारी पॉइंट्स को अच्छे से याद करें। थैंक यू।